जय भारत बच्चा लोग। तो हमने कल वेव ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस और वाईडीएससी के क्वेश्चंस ये दोनों कल डिस्कस किए हम लोग ना। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे वो। आज तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स 2 होगा। आज फिर हम क्या करेंगे, कुछ वाईडीएससी के क्वेश्चन, कुछ डिफ्रैक्शन, कुछ पोलराइजेशन और कुछ जो रिजॉल्विंग पावर एंड रेजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के, है ना। तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग अपना फिर वाईडीएससी से है। ये क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स है स्क्रीन पर P एंड Q, है ना। जैसे इस क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, तुम्हें स्क्रीन पॉज करके एक बार पढ़ के उसे ट्राई कर लेना है और फिर देखना है सोल्यूशन में कैसे करता हूँ, है ना। P and Q screen in Young's double slit experiment, waves from slits S1 and S2 have path difference of 0 and lambda by 4 respectively। तो हमें इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। तुम्हें पाथ डिफरेंस दिया गया है, इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। तो मुझे बताओ, जहां पाथ डिफरेंस 0 है वहां इंटेंसिटी 4I0 होगी ना, है ना, ये तो होना ही है। लेकिन जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है वहां इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो अपने को कैलकुलेट करना है। चलो आ जाओ, है ना। तो वो इंटेंसिटी होगी इस डेल्टा एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल्टा फाई आएगा, है ना। डेल्टा फाई कितना आएगा, डेल्टा फाई आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो डेल्टा फाई बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 4। बस, तो ये तुम्हारी इंटेंसिटी निकल जाएगी कहाँ पे, जहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होने वाला है। तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 1/√2 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 हाफ। तो ये चीज़ आ जाएगा 2I0। क्लियर। तो इंटेंसिटी है ये P पे, है ना। ये इंटेंसिटी P पे है और ये इंटेंसिटी Q पे है ना, जहाँ पे लैम्डा बाई 4 पाथ डिफरेंस है। तो IP बाई रेशियो ऑफ इंटेंसिटी P एट Q, IP बाई IQ क्या आ जाएगा, 4I0 इज टू 2I0, 2 इज टू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूले का तुम देख रहे हो कितना यूज़ होता है ना जनरल क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आ जाओ फिर से। अब मिक्सचर देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना उसने तुम्हें दो तरह के वेवलेंथ्स का पैटर्न दिया है ना। दो वेवलेंथ है। एक वेवलेंथ है लैम्डा 1 590 नैनोमीटर और दूसरा वेवलेंथ है अननोन, वो हमें नहीं पता है ना, ये नोन वेवलेंथ है। वो क्या कह रहा है, दो ओवरलैपिंग इंटरफेरेंस होते हैं। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ नोन, मतलब इसका थर्ड ब्राइट फ्रिंज फोर्थ ऑफ अननोन के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना। थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ नोन फोर्थ ऑफ अननोन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब जरूर क्या होगा बताओ, इसका मतलब जरूर n1 लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू n2 लैम्डा 2, है ना। ये क्या है, ये y की वैल्यू है ना, n लैम्डा। तो ये y की वैल्यू अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करता है ना। एक्चुअल इक्वेशन क्या होता है, एक्चुअल इक्वेशन जो पोजिशन होता है मैक्सिमा का वो होता है n इंटू लैम्डा डी बाई डी, है ना। तो फर्स्ट वाले का मैक्सिमा होगा n1 इंटू लैम्डा 1 डी बाई डी और सेकेंड वाले का मैक्सिमा कहाँ होगा n2 इंटू लैम्डा 2 डी बाई डी। बट ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब जरूर ये दोनों सेम होंगे। दैट मीन्स n1 लैम्डा 2 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, है ना। डी बाई डी कैंसिल हो जाएगा। तो पहले वाले का थर्ड मतलब 3 इंटू 590 और दूसरे वाले का फोर्थ इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा। यहाँ से अपने लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो अगर तुम करोगे तो तुम्हें अप्रॉक्सीमेशन से भी आंसर निकाल सकते हो। ये वैल्यू जो है ये ऑलमोस्ट 1800 के आसपास आएगी। 1800 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 450 के आसपास आंसर आता है। तो दिस इज इट, योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक और वाईडीएस, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6 इज आई। तो मैं देखो ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है ना, तो फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ। बताओ यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा बाई 6। तो इससे डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 6। मतलब ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल होकर 2 पाई बाई 6 कितना होगा, 2 पाई बाई 6 विल बी पाई बाई 3। तो बस अभी तुम्हें यहाँ पे इंटेंसिटी आई निकालना है। ये कितना हो जाएगा 4I0, है ना। एट अ पॉइंट द पाथ डिफरेंस इज इतना। अच्छा, मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है ना। तो कोई नहीं, हमारी इंटेंसिटी कितनी होती है, इसी को ये 4I0 को इस क्वेश्चन में I0 दिया हुआ है, बट हमारी इंटेंसिटी कितनी आई वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2।
तो इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा π/6 है ना। देख लो अभी तक कैलकुलेशन अपना सही है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल 2π/6 होके π/3s। बट हम फिर से डेल्टा 5/2 करेंगे इसे, तो डेल्टा 5/2 करेंगे तो ये चीज़ कितना हो जाएगा π/6। क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4i0 cos π/6 मतलब cos 30 इज √3/2, तो √3/2 को स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, दैट मीन्स 3i0। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i0 होती है, हमारी आई है 3i0, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा 3/4, खत्म। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ्रैक्शन। ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ इल्यूमिनेट्स अ सिंगल स्लिट विड्थ ऑफ 0.6। तो जो स्लिट का विड्थ है वो दिया है 0.6 इंटू 10 का पावर -4 मीटर, वेवलेंथ दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम है ना। वो तुमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये अगर हमारा ऐसा स्क्रीन है तो अपने को क्या मालूम है कि स्क्रीन पे पैटर्न कैसे बनता है। पैटर्न बनता है तुम्हारा कि तुम्हें यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है और फिर एक एक करके मिनिमा मिलते रहते हैं तुम्हें ना। क्लियर। अगर मैं थोड़ा और बेटर डायग्राम बनाऊँ, ये तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा है और फिर ये और ऐसे करके तुम्हारा पैटर्न जो है ये कंटिन्यू होता है, इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाती है आगे की तरफ। क्लियर। वो क्या कह रहा है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हें मिला है ना, और यहाँ पे एक लाइन और हम ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। क्लियर। उसके दोनों साइड पे तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा कितने मिल सकते हैं, है ना, ऑन बोथ साइड्स, मतलब इधर प्लस इधर। तो एक साइड में मिलने का, बोलो मिनिमा का कंडीशन क्या होता है फॉर मिनिमा, d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है ना। d sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे समय साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ है ना, इज इक्वल टू n लैम्डा बाई डी, सॉरी यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मैक्सिमा निकालना, नंबर ऑफ मिनिमा निकालने, तो मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d साइन थीटा बाई लैम्डा। अब मुझे बताओ d और लैम्डा तो फिक्स होंगे, है ना। इनफैक्ट सॉरी, मुझे d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा ना लिख के ना वो a साइन थीटा ना, हमने a लिया है ना, जो हमारा स्लिट का विड्थ है दैट इज a। तो a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो n की वैल्यू क्या होगी a साइन थीटा बाई लैम्डा, है ना। मैंने स्लिट के विड्थ को a लेकर के चलाऊँ मैं, है ना, जो हमारा डिफ्रैक्शन का स्लिट विड्थ है दैट इज a। तो मुझे बताओ a स्लिट विड्थ कांस्टेंट होगा, लैम्डा भी कांस्टेंट होगा। अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा, तो मेरा थीटा की वैल्यू इस टाइम पे क्या होनी चाहिए, साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए ना। n मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा मैक्सिमम, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। दैट मीन्स n का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा तुम्हें, है ना। यहाँ से मुझे n का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा दैट विल बी a बाई लैम्डा। तो a बाई लैम्डा अगर हम करते हैं तो दिस इज a और दिस इज लैम्डा, है ना। 0.6 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 10 का पावर -10। तो अगर मैं इसे भी 0.6 कर लूँ, है ना, तो 1 2 3 4, तो ये 10 का पावर -6 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 100, ये वैल्यू आएगा 100। तो एक साइड में मुझे 100 मिनिमा, n की वैल्यू 100 मिल रही है ना। एक साइड में मुझे क्या मिल रही है n की वैल्यू 100। अब तुम ध्यान से देखो, अगर हम मिनिमा काउंट करते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ जस्ट तुम्हें ध्यान रखना है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है ये, बट स्टिल इस क्वेश्चन के आंसर को सही करने के लिए ये पॉइंट अपने को आना ज़रूरी है। क्लियर। देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट मिनिमा मिला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब तुम देखो, अगर इस पॉइंट पे अगर पैटर्न एंड हो रहा है तो फिर ना इस पॉइंट को मैं मिनिमा नहीं बोलूँगा, अगर वहाँ पैटर्न एंड हो गया तो। समझ आया। इवन दो इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी ना, ये 1 लैम्डा डी बाई डी है, यहाँ से यहाँ 2 लैम्डा डी बाई डी है, 3 लैम्डा डी बाई डी है, 4 लैम्डा डी बाई डी है, 5 लैम्डा डी बाई डी है। लेकिन मिनिमा कितने मिले तुम्हें, 1 2 3 4। तो ये जो लास्ट वाला है ना वो काउंट नहीं होगा। क्लियर सभी को, लास्ट वाला काउंट नहीं होगा। तो अगर n की वैल्यू मुझे 100 मिल रही है, मतलब टोटल मिनिमा कितने होंगे 99। ये मिनिमा क्यों नहीं बोल रहा मैं इसे, क्योंकि उसके बाद कोई मैक्सिमा नहीं है, यहाँ पे तो पैटर्न खत्म हो गया।
ये चारों काउंट होंगे, क्योंकि देखो यहाँ मैक्सिमा था, फिर मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, तो 1 2 3 4, बट ये लास्ट जहाँ पैटर्न फिनिश हो रहा है वो काउंट नहीं होगा। तो जो एन मैक्स की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब एक साइड तुम्हें 99 मिनिमा ही मिलेंगे, 100 नहीं मिलेगा। क्लियर सभी को? तो एन की वैल्यू तुम्हें वहाँ 100 मिलेगी, बट मिनिमा का नंबर कितना होगा? दिस विल बी द लास्ट वन, 99, उसके ऊपर वाला काउंट नहीं होगा। तो एक साइड 99, दूसरे साइड भी 99 है ना, तो टोटल मिनिमा कितने हो जाएंगे? 198, ये हमारा आंसर है। क्लियर सभी को ये चीज़? तो इंटीजर टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ग्रीन लाइट फॉल्स ऑन अ डबल स्लिट हैविंग अ सेपरेशन 19.44 माइक्रोमीटर। ठीक है, तुम्हारा जो स्मॉल डी का वैल्यू गिवन है वो गिवन है 19.44 माइक्रोमीटर एंड अ विड्थ, तो स्लिट का जो विड्थ है वो गिवन है 4.05 माइक्रोमीटर। द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमा, फर्स्ट और सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमा के बीच में कितने ब्राइट फ्रिंज आएंगे। अब मुझे बताओ डिफ्रैक्शन मिनिमा कहाँ कहाँ आता है? फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा है ना, y1 कह रहा हूं मैं उसे, वो आता है लैम्डा डी बाई ए पे, है ना। ए हमारा क्या है? स्लिट का विड्थ। सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमा वो आएगा 2 लैम्डा डी बाई ए पे, है ना, ये सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमा। इसका मतलब जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा और सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमा होगा, है ना, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन बना लूँ एक, और मैं सब कुछ सिर्फ स्क्रीन पे डिस्कस करूंगा ना, स्लिट हम नहीं बना रहे। मान लेते हैं ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा वाला लाइन है, तो जो तुम्हारा फर्स्ट मिनिमा है लेट अस से वो यहाँ है, और जो सेकंड मिनिमा है वो यहाँ है। तो वो तुमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मिनिमा। तो इन दोनों के बीच में कितने ब्राइट फ्रिंज आएंगे? यहाँ पे y की वैल्यू क्या? इधर 0 है, ये लैम्डा डी बाई ए है, और यहाँ पे 2 लैम्डा डी बाई ए है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि स्लिट के पास कुछ विड्थ है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न का एक मिनिमा और दूसरा मिनिमा मिला मुझे, है ना, फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा। बट क्योंकि यहाँ पे ऐसे दो स्लिट्स हैं, इसलिए इंटरफेरेंस पैटर्न भी बन रहा होगा इसी स्क्रीन पे। क्लियर है ना? दो स्लिट है क्योंकि दूसरा स्लिट 19.44 माइक्रोमीटर पे है ना, दूसरे से। समझ आया? तो क्या हो रहा होगा? वहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न भी बन रहा होगा ना, YDAC का पैटर्न। क्लियर? तो जो YDAC का पैटर्न बन रहा होगा यहाँ पे ना इंटरफेरेंस के कारण, तो इनसे और इसके बीच में टोटल कितने मैक्सिमा आएंगे वो तुमसे पूछ रहा है। समझ आया? ये दोनों क्या है? ये डिफ्रैक्शन मिनिमा है, तो इतनी दूर में कितने मैक्सिमा आएंगे ये तुमसे पूछा गया है। क्लियर सभी को? तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो डिफ्रैक्शन और YDAC कंबाइंड है। तो मैंने डिफ्रैक्शन के जो मिनिमा है उनका पोजीशन ले लिया। अब ये डिस्टेंस कितना है बताओ? ये जो टोटल डिस्टेंस है तुम्हारा वो कितना है? 2 लैम्डा डी बाई ए और लैम्डा डी बाई ए, तो ये टोटल डिस्टेंस लैम्डा डी बाई ए है ना। समझ आ गया? टोटल डिस्टेंस कितना है? लैम्डा डी बाई ए। तो अगर मुझे पता करना है कि कितने उतनी दूर में मेरे कितने मैक्सिमा आ सकते हैं, तो मुझे पता है कि मेरा एक फ्रिंज विड्थ कितना होता है। बोलो, जो फ्रिंज का विड्थ होता है W, है ना, YDAC में, वो होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये मीन्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 19.44, इतने तुम्हारे मिनिमा आते हैं। क्लियर? अब तुम ध्यान से देखो, इतने तुम्हारे मैक्सिमा का एक मैक्सिमा का विड्थ है, और तुम्हें यहाँ पूछ रहा है कि ऐसे कितने मैक्सिमा इतनी दूर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जो डिस्टेंस हमारा है ना लैम्डा डी बाई ए, वो कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा डी बाई ए की वैल्यू आएगी लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई ए, कितना है? 4.05। मुझे बताओ 1/4.05 में करूँगा तो 0.25 के आसपास कुछ नंबर आएगा, बट मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ना 0.24 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1/4 करता तो 0.25 आता, उससे कुछ बड़े नंबर से डिवाइड हुआ है 4 से, तो 0.25 से कुछ कम होगा। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखो, है ना, जो तुम्हारा फ्रिंज विड्थ है वो लैम्डा डी बाई 19.44 है। बताओ ये 1/20 होता तो ये वैल्यू 0.05 आती, बट तुम क्या कर रहे हो? इसे 20 से कुछ छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, है ना। अगर 1/20 करते तो 0.05 आता, बट 20 से कुछ छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको ना वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.05 के बदले ना 0.5 से थोड़ा बड़ा होगा, ये मान लो 0.51 कह रहा हूँ। क्लियर? इंटू लैम्डा डी।
है ना, लैम्डा डी दोनों जगह से मुझसे मिस हो गया ये लैम्डा डी। अब तुम ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर इतना तुम्हारा एक फ्रिंज विड्थ है 0.51 लैम्डा डी, है ना, और जो तुम्हारा ये स्पेस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 0.24 लैम्डा डी। तो तुम मुझे बताओ जो तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न होगा उसका फर्स्ट मैक्सिमा अपने को यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा अपने को यहाँ पे मिलेगा ना। अब अगर फर्स्ट मैक्सिमा वहाँ मिला है, क्लियर, सेंट्रल मैक्सिमा, क्लियर, वो सेंट्रल मैक्सिमा है ना, फर्स्ट मैक्सिमा नहीं, दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, इतने पे ना, क्योंकि 1 लैम्डा डी बाई डी किया मैंने, तो 0.051 लैम्डा डी बाई डी। फिर सेकंड कहाँ मिलेगा, थर्ड कहाँ मिलेगा, फोर्थ कहाँ मिलेगा, क्लियर। तो ऐसा क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो तुम ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये लैम्डा डी बाई ए है, मतलब ये जो वैल्यू है ये 0.24 लैम्डा डी की है ना, ये 0.24 लैम्डा डी की है। जबकि फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, 0.05 पे, मतलब बहुत नीचे। फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। मुझे बताओ फोर्थ मैक्सिमा कहाँ होगा इसका, 0.05 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.2 के आसपास। बट जो फिफ्थ मैक्सिमा होगा वो यहाँ अंदर आ जाएगा इसके, बोलो अंदर आ जाएगा ना फिफ्थ मैक्सिमा इसके, क्लियर। अब फिफ्थ अंदर आ गया तो इसको क्रॉस करने तक में कितने मैक्सिमा आ जाएंगे? तो तुम ध्यान से देखो, अगर लैम्डा डी बाई ए इतना है तो जो 2 लैम्डा डी बाई ए वैल्यू आ रही है ना वो कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 0.48 लैम्डा डी। तो तुम मुझे बताओ ये 0.05 का कौन सा मैक्सिमा 0.48 तक पहुंचेगा, नाइन्थ वाला, क्योंकि 0.05 को तुम 9 करोगे तो वो कहाँ तक आएगा, 0.45 तक, है ना। यहाँ पे कहीं 0.45 वैल्यू होगी, बट ये क्या है, क्योंकि ये 0.48 लैम्डा डी है, क्लियर। तो ये फिफ्थ वाला अंदर आ गया, क्योंकि एक फ्रिंज विड्थ इतने का है, तो फर्स्ट 0.05 पे, सेकंड 0.1 पे, थर्ड 0.15 पे, फिर 0.2 पे। तो बट फिफ्थ वाला अंदर आ गया होगा ना उस रेंज के, और नाइन्थ वाला भी अंदर है। अच्छा, क्या 10th वाला भी अंदर होगा? नहीं, 10th अगर मैं इसको 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.5 से बड़ा नंबर हो जाएगा, जबकि मेरा लिमिट कहाँ तक है, 0.48 तक ही है ना। तो इसका मतलब फिफ्थ से लेके 9th तक जो ब्राइट फ्रिंज होगा वो मेरा फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा और सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमा के बीच में आएगा। 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 5 ब्राइट फ्रिंज आएंगे उसके बीच में, क्लियर है सभी को। तुम डायरेक्ट इस नंबर को इससे डिवाइड नहीं करना, है ना। अगर तुम डायरेक्ट इसको, जो एक इसका फ्रिंज विड्थ है और एक इसका है, अगर तुम डायरेक्ट डिवाइड करते हो ना, जो लैम्डा डी बाई ए स्पेस आ रहा है, क्या एक फ्रिंज विड्थ इतने का होता है, तो टोटल यहाँ कितने फ्रिंज विड्थ आएंगे, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आंसर रॉन्ग मिलेगा तुम्हें, क्यों? क्योंकि जब तुम इन्हें डिवाइड करोगे ना तो आंसर 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो तुम्हें लगेगा शायद 4 फ्रिंज ही मिलने वाले हैं, और तुम इसको टिक मार दोगे और -1 आ जाएगा तुम्हारा मार्क्स, है ना। जस्ट जब तुम इसका फर्स्ट मिनिमा क्रॉस करोगे, जो मैंने ब्लू में लिखा है, तो तुम्हें फिफ्थ मैक्सिमा मिल जाएगा किसका, YDSE का। और जब तुम इसका सेकंड मिनिमा पहुंचने वाले होगे उसके जस्ट पहले तुम्हें इसका 9th मैक्सिमा मिल जाएगा, है ना। इसे 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो और इसे 9 से भी मल्टीप्लाई करके देख लो, देखना वो 0.24 लैम्डा डी से 0.48 लैम्डा डी के बीच में नंबर आ रहे होंगे, मतलब 5 से 9 तक सारे उतने बीच में मिलेंगे मुझे। दैट मीन्स 5 मैक्सिमा मुझे मिलने वाले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है ये। क्यों? +4 और -1, जिसने B मार्क करेगा उसको +4 आएगा, जो C मार्क करेगा -1 आएगा। 5 मार्क्स का डिफरेंस है ना, 5 मार्क्स का डिफरेंस। इसका मतलब जेई में कम से कम 5000 रैंक्स का डिफरेंस है ना। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 60 डिग्रीज। एंगुलर विड्थ है ना ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसका मतलब जो थीटा है तुम्हारा, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो थीटा है वो कितना है, 30 डिग्री है। क्योंकि एंगुलर विड्थ तुम्हारा कितना होता है, वो 2 टाइम्स थीटा होता है ना। बीच में जो तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ये अपने को मालूम है, ये 2 टाइम्स होता है ना। जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है वो 2 टाइम्स साइन थीटा होता है। तो हम जिस सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, क्लियर, तो उसने मुझे क्या बोला कि ये 60 डिग्री है ना। ये जो टोटल तुम्हारा एंगुलर विड्थ आ रहा है ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 60 डिग्रीज, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा लेट अस से यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो किस एंगल को 60 डिग्री कह रहा है ना, वो भी हम देख लेते हैं। वो ये जो तुम्हारा टोटल एंगल है इसे 60 डिग्री कह रहा है ना, एंगुलर विड्थ।
दिस इज 60 डिग्री, ये पूरा एंगल। इसका मतलब जो तुम्हारा साइन थीटा है सिर्फ, है ना, जो थीटा है दैट इज, है ना, ये एंगल अगर 60 है तो दैट मीन्स ये जो थीटा है तुम्हारा ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा ना, एक साइड वाला में हम एंगल लेते हैं थीटा। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर, तो ए की वैल्यू उसने दे दी 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाई मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव्स, इफ अनदर स्लिट ऑफ सेम विड्थ इज मेड नियर इट, यंग्स फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। अब उसने क्या ले लिया, 50 सेंटीमीटर, एक और स्लिट बना दिया उसने, मतलब अब यंग्स YDAC भी होगा इतनी दूर में और डिफ्रैक्शन भी होगा उसी स्क्रीन पे। तो कैपिटल डी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जर्व फ्रिंज विड्थ इज 1 सेंटीमीटर, जो इसका फ्रिंज विड्थ है ना, लैम्डा डी बाई डी की वैल्यू ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है वो तुमसे पूछ रहा है। इतना डेटा उसने तुम्हें दिया, क्लियर। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स कितना होगा, हमें पता चल गया कि सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ 60 है। इसका मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट वाला साइन थीटा होता है ना, यहाँ पे साइन थीटा को अगर मैं प्लॉट करूँ तो तुम्हें पता है यहाँ वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे क्या होता है प्लस लैम्डा बाई डी और इधर माइनस लैम्डा बाई डी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है अपना 1 लैम्डा बाई डी, ना, मतलब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, क्लियर। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, नहीं सॉरी ए है ना, डिफ्रैक्शन में हम इसे ए लिखते हैं, स्लिट का विड्थ मैं ए ले रहा हूँ, याद रखना ना, तुम स्मॉल डी लेते होगे तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना ना, क्योंकि ये फ्रिंज विड्थ वाला डी है, ये क्या डी है इस फॉर्मूले में, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। और जो तुम यहाँ पे अगर डी लिख दोगे तो वो कौन सा डी हो जाएगा, वो हो जाएगा स्लिट का विड्थ, है ना, क्योंकि डिफ्रैक्शन में स्लिट विड्थ होता है, तो इसलिए मैं उसको ए लेकर के चलता हूँ, क्लियर। और यही अपर्चर डायमीटर का भी काम कर देता है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में, है ना, वहाँ पे भी ये सेम ए आता है। चलो साइन 30 इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू अपने को मिली है ना, ए की वैल्यू या फिर लैम्डा की वैल्यू जो मुझे मिली, साइन 30 हाफ हो गया, हाफ इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, तो यहाँ से मुझे लैम्डा मिल गया ए बाई 2 और ए की वैल्यू गिवन है। तो अब तुम ध्यान से देखो, स्लिट विड्थ 1 सेंटीमीटर है और मुझे इस डी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं स्लिट विड्थ नहीं, फ्रिंज विड्थ है ना, फ्रिंज विड्थ, अगर मैं फ्रिंज विड्थ का इक्वेशन बनाऊंगा तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -2 विल बी इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा कितना है a बाई 2 और a कितना है 1 माइक्रोमीटर, तो वैल्यू डालते हैं, a बाई 2 लैम्डा है इंटू डी बाई डी। अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू में मैंने वैल्यूज डाल दी, यहाँ से मैंने लैम्डा निकाल लिया, कहाँ से, जो डिफ्रैक्शन का डेटा दिया था कि जो तुम्हारा एंगुलर विड्थ है वो कितना है 60 डिग्री, इसका मतलब एक साइड 30 डिग्रीज होगा, उससे मैंने लैम्डा निकाला और फ्रिंज विड्थ के डेटा में लैम्डा डाल दिया। तो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू यहाँ 1 माइक्रोमीटर आएगी, डी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आएगी और तुम्हें स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है। तो जब तुम इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करोगे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा, है ना। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो डिफ्रैक्शन और YDAC का कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इसे ना। पोलराइजर एनालाइजर सेट इज एडजस्टेड सच दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द एनालाइजर इज 10% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी, है ना। मान लो तुम्हारे पास एक पोलराइजर लगा हुआ है P और एक एनालाइजर लगा हुआ है A, क्लियर। तो वो क्या कह रहा है कि जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है उसका 10% है, द एंगल थ्रू विच द एनालाइजर नीड्स टू बी रोटेटेड फर्दर टू रिड्यूस द आउटपुट इंटेंसिटी टू बी 0 इज। वो क्या कह रहा है कि हम इसको और कितना रोटेट करेंगे ताकि जो तुम्हारा ओरिजिनल इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगा, आउटपुट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ना। हमें क्या मालूम है कि एनालाइजर क्या करता है ना, हमें एक लॉ पता है क्या, कि जो भी इंटेंसिटी इस एनालाइजर से निकलेगी वो कितने टाइम्स निकलती है, जो इंटेंसिटी इस तक पहुंचती है उसका cos स्क्वायर थीटा, है ना, जो इंटेंसिटी इस तक पहुंचती है उसका cos स्क्वायर थीटा। तो अभी अपने को क्या मालूम है कि पोलराइजर है ना, तो यहाँ पे मान लो अगर लाइट I0 इंटेंसिटी की आ रही है तो पोलराइजर को क्रॉस करके वो कितनी हुई होगी I0/2, है ना। फिर जब वो एनालाइजर को क्रॉस कर जाता है लाइट तो वो कितना हो जाता है I0/2
कॉस स्क्वायर थीटा। यही इसी को वो क्या कह रहा है कि जो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा है, दिस इज 10% ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट। ये ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट का 10% है, ऐसा वो कह रहा है। क्लियर सभी को ये चीज़? तो अगर ये ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट का 10% है ना, तो अपने को क्या बताना है? पोलराइजर एनालाइजर डज नॉट एब्जॉर्ब एनी लाइट, द एंगल बाय विच एनालाइजर नीड्स टू बी रोटेटेड फर्दर टू रिड्यूस द आउटपुट इंटेंसिटी टू 0 इज, है ना, लाइट कमिंग आउट ऑफ 10% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है एनालाइजर के बाहर वो सिर्फ क्या आ रहा है? 10% आ रहा है ना। तो ये 10% जो होगा तुम्हारा, ये वैल्यू जो आएगी तुम्हारी 10% है ना, तो ये 0.1 आई नॉट हो जाएगा। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ, ओरिजिनल इंटेंसिटी वो ज़रूर इसे कह रहा है ना, क्योंकि जो एनालाइजर को मिला उसका 10%, समझ आया है ना? 10% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी मतलब जो एनालाइजर को मिला, मतलब ये 10% ऑफ आई नॉट बाई 2 है। क्लियर? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल तुम देखो बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जो भी उसे मिला उसका कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका मतलब वही कह रहा है, जो उसको मिला उसका 10%, तो उसे आई नॉट बाई 2 मिला तो उसका 10%। तो तुम ध्यान से देखो, इस डेटा से ना हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये 10% ऑफ आई नॉट बाई 2 कितना हो गया? ये हो गया 0.1 इंटू आई नॉट बाई 2। तो दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा 0.1 हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.33 हो गई। क्लियर सभी को? कॉस थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो गई? 0.33। अब अगर तुम कॉस थीटा को 0.33 लेते हो, है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा 0.1 था, 0.1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 0.33 मिलेगा। अभी मेरे को ये बताओ, हमें मालूम है कि कॉस 60 डिग्री जो होता है वो 0.5 होता है और कॉस 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। दैट मीन्स ये जो भी एंगल है ये 60 से 90 के बीच में है। ठीक है, अब मुझे ये पूछा गया है कि मैं और कितने से घुमाऊं ताकि इंटेंसिटी आउटपुट जो होगा वो 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी आउटपुट 0 हो जाएगा। तो तुम्हें ये बताना है कि तुम और इसे कितने से घुमाओगे तो इंटेंसिटी आउटपुट 0 हो जाएगा। अब कॉस थीटा 60 डिग्री पे 0.5 है, 90 पे 0 है। दैट मीन्स अभी जो एंगल बना हुआ है वो कुछ 60 से 90 के बीच में है, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में। मुझे करना उसे कितना है? मुझे उसे 90 करना है ना। मुझे उसे घुमा के कितना करना है? 90 करना है। अब ये एक सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी ज़रूरी नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि 60 से 90 के बीच में एंगल अभी है, मतलब अगर मैं घुमाऊंगा तो मुझे उतने ही एंगल से घुमाना है जो कि 60 से 90 के बीच में। जैसे मान लेते हैं कि लेटर से 65 डिग्री है, मतलब तुम्हें 25 डिग्री से और घुमाना पड़ेगा, तभी तो आउटपुट इंटेंसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तभी आउटपुट इंटेंसिटी 0 होती है ना। तो अगर मैं इसे 60 से 90 के बीच में अभी अगर एंगल है तो मान लेते हैं 65, मतलब मुझे 25 से और घुमाना पड़ेगा, मतलब और जो मुझे घुमाना है वो 30 डिग्री से कम ही घुमाना पड़ेगा मुझे, उससे ज़्यादा नहीं। तो 30 डिग्री से कम में तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? अभी कितना एंगल है वो मुझे यहाँ से पता चल गया कि 60 से 90 के बीच में है, मुझे उसे घुमा के 90 करना है तभी इंटेंसिटी 0 होगी, मतलब 30 डिग्री से कम ही घुमाना पड़ेगा मुझे। तो एक ही ऑप्शन है 30 डिग्री से कम, एंड दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो अप्रॉक्सीमेशन करके तुम्हें पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिस्टम ऑफ 3 पोलराइजर्स P1, P2, P3 है ना, सच दैट द पास एक्सिस ऑफ P3 इज क्रॉस्ड विथ रेस्पेक्ट टू P1। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 3 है, P1, P2, P3। ठीक है, 3 हमारे पास पोलराइजर्स हैं। पास एक्सिस ऑफ P3 is crossed with respect to P1. The pass axis of P2 is inclined at 60 degree to the pass axis of P3. मतलब जो भी P2 है और P3 है इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। क्लियर? When a beam of unpolarized light of intensity I0 is incident on P1, जब इस पे हम I0 इंसिडेंट कर रहे हैं, the intensity of light transmitted by the 3 polarizers is I. जो यहाँ से फाइनली निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? वो I निकल रहा है। क्लियर सभी को? तो वो तुमसे कह रहा है कि I0 बाई आई की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो क्या कि जो यहाँ पहुँचा होगा ये कितना होगा? ये I0 बाई 2 होगा। क्लियर? अब
क्वेश्चन का डेटा क्या दिया है, P3 इज क्रॉस्ड विथ रेस्पेक्ट टू P1। P3 इज क्रॉस्ड विथ रेस्पेक्ट टू P1 का मतलब क्या है, P3 इज क्रॉस्ड विथ रेस्पेक्ट टू P1 का मतलब ये है कि अगर P1 का एक्सिस ऐसा वर्टिकल है तो P3 हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, क्रॉस्ड विथ रेस्पेक्ट टू P1। ठीक है, और क्या डेटा दिया इसने, P2 इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू P3, मतलब P2 जो है वो P3 से, ये P3 का लाइन है, उससे 60 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब वो P1 से कितना बना रहा होगा, 30 डिग्री बना रहा होगा, है ना। तो जब ये I0/2 इसको क्रॉस करेगा, क्लियर, जब ये I0/2 इसे क्रॉस करेगा तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, ये I0/2 cos स्क्वायर 30 हो जाएगा ना, क्योंकि P1 और P2 के बीच का एंगल 30 होगा ज़रूर, है ना, क्योंकि P1 और P3 90 पे थे और P2 और P3 60 पे है। इसका मतलब P1 और P2 के बीच में फिर 30 डिग्री बचा ना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये P1 का लाइन है, तो अगर वो P3 से 60 बना रहा है तो P1 से 30 बनाएगा ना, तो यहाँ से I0 cos स्क्वायर 30 निकला। और जब इसने फिर से इसे क्रॉस किया I को, तो ये I कितना हो गया होगा, जितना पहुँचा उसका cos स्क्वायर 60, है ना, मतलब I0/2 cos स्क्वायर 30 इंटू cos स्क्वायर 60, ये वो इंटेंसिटी है I। तो क्या हम I0/I इजीली निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पे I0/I की वैल्यू ये cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई करो, तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा ना। ये हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर 30 हो जाएगा कितना, 3/4, cos स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/4, तो ये कितना आ गया, 3/2 इंटू 4 8 32, 3I0/32 आ गया, ये है ना, 3I0/32 आ गया। और ओरिजिनल कितना है, वो I0 है, तो I0/I कितना हो जाएगा, I0/I हो जाएगा I0/3I0/32, मतलब 32/3, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10.66। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये तुम्हारा एक और पोलराइज़र का अच्छा क्वेश्चन जो हम सबसे सॉल्व होना चाहिए। अब आ जाओ, देखो है ना, पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन जो कि कंबाइंड है विथ क्रिटिकल एंगल, है ना, ब्रूस्टर्स लॉ एंड मैलस लॉ। ये ब्रूस्टर्स लॉ का क्वेश्चन है ना। इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो मैलस लॉ के थे। कंसिडर अ टैंक मेड ऑफ ग्लास, है ना। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि टैंक का जो बॉटम है ना, ये थिक है ना, ये बहुत थिक बॉटम है। तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ जिसमें तुम्हें ये बात समझाऊंगा। क्वेश्चन सबने रीड कर लिया होगा। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक टैंक है ऐसा, ठीक है। इसका जो बॉटम है वो थिक है ना, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा टैंक का मटेरियल ही है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने कितना दे दिया, 1.5। और इसके ऊपर जो है पानी भरा हुआ है ना। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है पूरा, और पानी इसमें कुछ हाइट तक भरा हुआ है। वो हाइट इसने नहीं दी है और उसकी अपने को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। देखो ना, इतने में पानी है। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट रे आया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट रे आया और ये हिट करके ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, है ना। यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा और वो तुम्हारा रे जो है वो रिफ्रैक्ट करके फिर पानी के अंदर आएगा। क्लियर। तो रे हमारा रिफ्रैक्ट करके पानी के अंदर आया। अब वो क्या कह रहा है कि तुम किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इसको भेजो, है ना, तुम कोई सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, तुम्हें फाइनली पूरा पोलराइज लाइट नहीं मिलेगा। अगर मुझे फाइनली पूरा पोलराइज लाइट नहीं मिलेगा, इसका मतलब ज़रूर क्या हो रहा होगा, जो ये लाइट जब रिटर्न जा रहा होगा ना, यहाँ से जब रिटर्न जा रहा होगा, तो अब जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा होगा ना, यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा होगा ये वाला, ये ज़रूर वाटर और एयर के क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, जिस कारण क्या हो जाएगा, जिस कारण तुम्हारा ये लाइट वापस इसमें रिटर्न आ जाएगा। तो जब लाइट बाहर निकला ही नहीं तो तुम्हें पोलराइज लाइट मिलेगा कैसे, है ना। एक्चुअल में होता क्या है, पोलराइजेशन ब्रूस्टर्स लॉ में कैसे होता है, लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करता है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना,
उस केस में हमें एक परफेक्टली पोलराइज लाइट मिलता है ना। लेकिन वो बाहर आएगा तब तो मिलेगा तुम्हें, है ना। क्वेश्चन में वो क्या लिखा हुआ है कि द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लिक्विड ग्लास इंटरफेस इज नेवर कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो नेवर कंप्लीटली पोलराइज मतलब जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगा तो ये बाहर आ ही नहीं पाएगा, बाहर आता तब तो हम कुछ करते। क्योंकि अगर मैं अलग अलग आई की वैल्यू मिलाऊंगा तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाए। बट पहले लाइट बाहर तो जाए, बट लाइट बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए अपने को यहाँ पे क्या कंडीशन क्या है कि प्लेन पोलराइज लाइट, परफेक्टली पोलराइज लाइट कब नहीं मिलेगा, जब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आने वाला है ना वो ग्रेटर देन होगा किससे, वो ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से। समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर लाइट है वो इधर रिफ्लेक्ट हुआ, है ना, ये आया और रिफ्लेक्ट हुआ। तो मान लेते हैं ये लाइट पोलराइज था, लेकिन अगर ये लाइट पोलराइज था तो बाहर निकलता तब तो मुझे मिलता, है ना। क्योंकि रिफ्रैक्शन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लाइट पोलराइज हो चुका है तो अगर इधर से अगर वो बाहर निकलता तो मुझे मिल जाता पूरा पोलराइज लाइट। क्लियर। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाला जो लाइट आया है ये पोलराइज आ गया है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गया है, TIR हो गया है। समझ आया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखो, है ना। मान लो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो अगर ये वाला लाइट रे पोलराइज्ड है ना, मैं इसके बाजू में P लिख देता हूँ, ये पोलराइज लाइट है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए बताओ। ये क्या ब्रूस्टर्स एंगल के इक्वल होना चाहिए, है ना। ये IB कह रहा हूँ मैं इसे, ये कितना होना चाहिए, ब्रूस्टर्स एंगल का एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। और हमें मालूम है कि ब्रूस्टर्स एंगल के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है IB। क्लियर। उसका फॉर्मूला है tan IB इज इक्वल टू N2/N1, मतलब 1.5/N। क्लियर। उसको वैल्यू वो म्यू ले रहा है ना, हमने n ले लिया, चलो कोई बात नहीं। वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू कह रहा है लिक्विड के ना, हमने उसको n ले लिया, n की वैल्यू हम निकालेंगे वही अपना आंसर होगा। तो tan IB 1.5/N होना चाहिए। और अगर यहाँ पे लाइट बाहर नहीं निकल पाया, इसका मतलब ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। मुझे बताओ, अगर ये IB है तो ये भी IB होगा और ये भी IB होगा, है ना। तो इसका मतलब IB मस्ट बी ग्रेटर देन IC, जो यहाँ का क्रिटिकल एंगल है इस फेस का। क्लियर। तभी तो ये इवन दो ये ब्रूस्टर्स एंगल पे हिट किया है, लाइट पोलराइज हो गया, बट वो हमें मिल नहीं पाएगा। मैं कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ डालूंगा, ये हर बार जब जाएगा तो यहाँ से TIR होकर के वापस निकल जाएगा। क्लियर। तो IB मस्ट बी ग्रेटर देन IC। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन IB मस्ट बी ग्रेटर देन साइन IC, है ना, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी तो TIR हो जाएगा इस सरफेस पे। लेकिन ये क्रिटिकल एंगल किसका, वाटर और ग्लास के इंटरफेस का नहीं, वाटर और एयर के, क्योंकि यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया वो, है ना। तो साइन IB की वैल्यू कितनी होगी बताओ। ये अगर tan IB है ना, अगर ये tan ये IB है तुम्हारा, तो tan क्या होता है, ये 1.5 है, ये n है, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो साइन IB कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, है ना, 1.5 का स्क्वायर, सॉरी 1.5 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन साइन IC। अब इस सरफेस में साइन IC क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इधर एयर है, तो 1/n, जो कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें अपने n की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, चलो आ जाओ। लेट अस से मैं इसमें दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूँ, तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाई 2.25 प्लस n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2.25 n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2.25 प्लस n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर इधर आएगा तो ये आ जाएगा 1.25 n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2.25। दैट मीन्स n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2.25 बाई 1.25। तो ये क्या आया, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन, अगर हम इसे 25 से करेंगे तो 9/5। दैट मीन्स n मस्ट बी ग्रेटर देन 3/√5। अगर ऐसा हुआ तो इवन दो तुमने i का कुछ भी वैल्यू रखो, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज मिल गया, लेकिन वो बाहर निकला ही नहीं, तो इसीलिए हमें वो पोलराइज लाइट मिल ही नहीं पाई, है ना। फाइनली वो तो पानी के अंदर ही अंदर हो रह गया ना। तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए,
5/√3 जो हमने यहाँ कैलकुलेशन से पता किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, अनदर रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I इज इंसिडेंट ऑन अ सिस्टम ऑफ टू पोलराइजर्स A फॉलोड बाई B। तो एक पोलराइजर है A और एक दूसरा पोलराइजर है B, और इंटेंसिटी तुमने इसके ऊपर कितनी डाली? I डाली। इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज I/2, ठीक है, A फॉलोड बाई B। तो द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज I/2। तो अभी जो लाइट निकला इधर से वो कितना निकला? I/2 निकला। इसका मतलब क्या है? पहले तो यहाँ से हम डेटा निकाल लेते हैं। पहले इस एनालाइजर को इसने पास किया होगा तभी I/2 हो गया होगा, और ये बाद भी I/2 रह गया। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ज़रूर इसका जो एक्सेस होगा और इसका जो एक्सेस होगा वो पैरेलल होगा, तभी तो B को क्रॉस करने के बाद इंटेंसिटी चेंज नहीं की, क्योंकि I/2 तो ये पहले वाले को ही क्रॉस करके हो चुका होगा, है ना। अब वो क्या कह रहा है? इफ़ अ थर्ड पोलराइजर C इज प्लेस्ड, है ना, वो ये कह रहा है कि अब तुमने क्या किया, थर्ड पोलराइजर C भी प्लेस कर दिया यहाँ पे बीच में कहीं। क्लियर? अब ये A है, ये B है, ये C है। देन द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज रेड्यूस टू I/3। तो इधर हमने I डाला था और जो फाइनल निकल रहा है वो क्या कह रहा है? वो I/3 निकल रहा है, वो ऐसा कह रहा है। तो अब तुम ध्यान दो, ये I था वो I/3 है, तो ये तो I/2 है, मुझे पता ही है ना, ये तो I/2 होना ही है। और क्या पता है मुझे कि इसका जो एक्सिस है और इसका जो एक्सिस है वो पैरेलल है। वो तुमसे ये पूछ रहा है एंगल बिटवीन द पोलराइजर A एंड C इज थीटा। सॉरी, मैंने C गलत लिख दिया ना, यहाँ पे C है ना, दिस इज C एंड दिस इज B। तो A और C के बीच में एंगल थीटा है, वो कह रहा है ना। तो वो थीटा की वैल्यू बताओ। तो सिंपल, मुझे बताओ, अगर A और C के बीच का एंगल थीटा होगा, ये A है और मैं C का पास एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट अस से दिस, अगर ये थीटा है तो इधर जो लाइट निकला होगा वो कितना निकला होगा? I/2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब मुझे बताओ, B को इसने क्रॉस किया तो अभी जो लाइट है वो ऐसा आ रहा है ना, अभी लाइट ऐसा आ रहा है, मतलब जो C से लाइट पास कर रहा है और जो B का एक्सिस है उसके बीच में भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि अगर A और C के बीच का एंगल थीटा है तो B और C के बीच का भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि A और B दोनों कैसे थे? पैरेलल। तो इसका मतलब ये एक और थीटा को क्रॉस करेगा। दैट मीन्स ये जो I/3 आया है ना, एक्चुअल में वो क्या है? वो I/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, क्योंकि एक बार थीटा क्रॉस किया तो I/2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, फिर थीटा ही एंगल पे मिलेगा ना उसे B भी, क्योंकि C और A के बीच का एंगल थीटा है तो C और B के बीच का भी एंगल थीटा होगा। तो I/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू एक बार और cos स्क्वायर थीटा है ना, फिर से एंगल थीटा है। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया? I और I कैंसिल हो गए, 1/3 इज इक्वल टू 1/2 cos का पावर 4 थीटा। दैट मीन्स cos थीटा कितना हो गया? 2/3 का पावर 1/4। क्लियर? तो ये हमारे पोलराइजर का क्वेश्चन, 2/3 का पावर 1/4, दिस इज आवर आंसर। क्लियर? और ये हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पोलराइजेशन का है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अपर्चर डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप। अब हम आ गए रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर्स पे। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं बेसिक जो तुम्हें रटे हुए होने चाहिए। वो फॉर्मूले अगर तुम्हें रटे हुए हैं तो तुम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ ट्रिकी कभी पूछा नहीं जाता, बट आओ देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अपर्चर डायमीटर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 5 मीटर, मतलब ए की वैल्यू 5 मीटर है। सेपरेशन बिटवीन मून एंड द अर्थ इज इतना, मतलब ऑब्जेक्ट और इसके बीच का डिस्टेंस है 4 × 10⁵ किलोमीटर है ना, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच का। लाइट का वेवलेंथ इसने यूज किया है 5500 एंगस्ट्रॉम, मतलब इतना। क्लियर? द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड इज। तो मिनिमम सेपरेशन है ना, तो मिनिमम सेपरेशन को लेट अस से मैं स्मॉल d से डिनोट कर रहा हूँ मिनिमम सेपरेशन को। ठीक है, इसी का इन्वर्स क्या होता है? इसी का इन्वर्स रिजॉल्विंग पावर होता है, बट अभी ये मिनिमम सेपरेशन पूछ रहा है। तो इस मिनिमम सेपरेशन का फॉर्मूला है 1.22 लैम्डा d/a, है ना। ये मिनिमम सेपरेशन का फॉर्मूला होता है किसका? फॉर अ टेलीस्कोप। तो तुम्हें पता है लैम्डा गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल D गिवन है, A गिवन है,
तो इससे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। ये टेलीस्कोप का मिनिमम सेपरेशन का फॉर्मूला है ना। अगर वो तुमसे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछता तो क्या होता है ना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है एक चीज़ और है ना, वो उसने यहाँ पूछा नहीं है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो जाता है, इसका मतलब वो तुमसे थीटा पूछ रहा है, तो थीटा के फॉर्मूले में बस ये डी गायब हो जाता है, ये हो जाता है 1.22 लैम्डा बाई ए। क्लियर है ना, वो तुमसे थीटा पूछा है क्योंकि उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाता है फिर है ना। तो जब तुम डिवाइड करते हो इसको d से तो तुम्हें वो थीटा मिल जाता है, समझ आया। तो वो हो जाता है 1.22 लैम्डा बाई ए। बट उसने हमसे यहाँ से डिस्टेंस पूछा तो हमें d को यूज़ करना। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, वो तुमसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, या फिर रिजॉल्विंग पावर पूछ रहा है। रिजॉल्विंग पावर पूछेगा तो इसको तुम्हें उल्टा कर देना है। क्लियर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को उल्टा करोगे तो तुम्हें रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगा है ना। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस के टर्म्स में है ना, ये डिस्टेंस के टर्म्स में, और ये एंगल के टर्म्स में हो गया। क्लियर, कि दो पॉइंट्स जो हैं उस ऑब्जेक्ट पे उनके बीच का वो कितना एंगल बना रहे हैं हमारे टेलीस्कोप पे, ये वो एंगल देता है तुम्हें। क्लियर, और ये वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देता है ना। ऐसे मान लो ऑब्जेक्ट पे ये दो पॉइंट्स हैं और यहाँ तुम्हारे टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर, तो ये जो तुम्हारा एंगल बनता है ना दिस, ये थीटा की बात हो रही है यहाँ पे, दिस इज़ द थीटा। क्लियर है ना, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज़ डी, तो ये थीटा होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। समझ आ गया। और ये डी क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों के बीच का, ताकि हम उन्हें देख पाएँ। और कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इज़ दिस लाइन, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर, तो कैपिटल डी जब तुम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालते हो तो इजीली देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं इसको आर्क लेंथ लूँगा स्मॉल डी को है ना, आर्क लेंथ इज इक्वल टू ये कैपिटल डी हो जाएगा, कैपिटल डी इंटू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल डी बाई डी है ना। मैं यही चीज़ कह रहा था, मैं परपेंडिकुलर बेस कह रहा था, बट एक्चुअल में वो आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा होता है। तो कैपिटल स्मॉल डी को मैं कैपिटल डी से डिवाइड करूँगा तो मुझे वो थीटा मिल जाता है, देखो इसलिए उसका वो फॉर्मूला है। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आंसर है, तुम यहाँ लैम्डा और डी और ए की वैल्यू डालो, तुम्हें वो डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप इज 250 सेंटीमीटर्स। ए की वैल्यू आ गई 250 सेंटीमीटर्स, मतलब 250 इंटू 10 का पावर -2 मीटर्स। इस पर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ किया गया 600 इंटू 10 का पावर -9 मीटर्स का। द लिमिट ऑफ, अब ये तुमसे तुम्हें थीटा पूछ दिया, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, 1.22 लैम्डा बाई ए कर देना है, ये तुम्हें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दे देगा। समझ आया सभी को। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसके पहले वाला भी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन था, और ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो इसके लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से रिलेटेड है ना। ये टॉपिक तुम्हारा जो डिफ्रैक्शन सर्कल्स बनते हैं ना, उनसे रिलेटेड से ये फॉर्मूले आते हैं है ना। तो ये फॉर्मूले बस तुम्हें रट के रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, ये एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जो कई स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में देखेंगे तो देखते ही छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इसकी भावनाओं को समझो, और फिर मैं तुम्हें ये समझाता हूँ ये कैसे होगा। ध्यान से देखो है ना, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ पर्सन लिव्स इन अ हाई राइज बिल्डिंग इन द बैंक ऑफ अ रिवर 50 मीटर वाइड। ये तुम्हारा रिवर है 50 मीटर वाइड है ना, तो इसमें 50 मीटर वाइड रिवर है तुम्हारे पास। ठीक है, इस काम करते हैं हम, इसी डायग्राम में इसे सॉल्व करते हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और डायग्राम को। ठीक है, जो रिवर है वो 50 मीटर्स वाइड है। क्लियर, अक्रॉस द रिवर इज अ वेल लिट टावर ऑफ हाइट 40 मीटर। ये एक टावर है 40 मीटर का ना, ये है टावर, दिस इज योर टावर। और ये बिल्डिंग है। द पर्सन हु इज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यहाँ पे तुम्हारा पर्सन खड़ा है ना, इस ये पॉइंट पे मेरा पर्सन खड़ा है, लेट अस से पी, वो रिवर से 10 मीटर ऊपर नदी के उस किनारे एक टावर है। ही लुक्स थ्रू अ पोलराइजर एट एन अप्रोप्रिएट एंगल एट लाइट ऑफ द टावर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द रिवर सरफेस। मतलब जो रिवर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके इसके पास लाइट आ रहा होगा ना, उसको वो देख रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ टावर है, नीचे नदी है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, तो जो टावर से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आ रहा है उसे हम देख रहे हैं। ठीक है, ही नोट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस x फ्रॉम हिज बिल्डिंग इज द लीस्ट एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू लाइट कमिंग फ्रॉम लाइट बल्ब्स एट हाइट y ऑफ द टावर। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये पोलराइड्स का कॉन्सेप्ट है ना। जब हम स्कीइंग करते हैं तो हम पोलराइड्स पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं पोलराइड्स, क्योंकि स्नो से रिफ्लेक्ट होकर लाइट अगर अपने आई में जाता है तो अपने को आँख में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो जो लोग बहुत वाइट स्नो में चलते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो तुम्हारे पोलराइड्स हैं उसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ पे लाइट
यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी तरह सन का लाइट क्या होता है, स्नो से रिफ्लेक्ट होता है। तो पोलराइड्स क्या करता है, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट को पोलराइज कर देता है। तो यहाँ भी यही हो रहा है। जब इसे मिनिमम इंटेंसिटी मिल रहा है पर्सन को, इसका मतलब क्या है कि जो इस हाइट y से जो लाइट आ रहा है ना रिफ्लेक्ट होकर के, हाइट y से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, वो पोलराइज होकर के आ रहा है। इसका मतलब ये है। समझ आ गया? तो अब मुझे वो क्या बता रहा है, इज द लीस्ट एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू लाइट कमिंग फ्रॉम लाइट बल्ब्स एट अ हाइट y ऑन द टावर, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। अब यहाँ पे x और y क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस x फ्रॉम हिज बिल्डिंग, मतलब इस पॉइंट पे वो लाइट इंसिडेंट हो रहा होगा, और वो एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है, वो इस पॉइंट y से आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। इस पॉइंट y से एक इधर तक लाइन आ रहा है, और वो रिफ्लेक्ट होकर के किसके पास जा रहा है, इस पर्सन के पास जा रहा है। क्लियर सभी को ये चीज़? तो उसे ये लाइट पोलराइज्ड दिखाई दे रहा है। समझ आया? तो अब मुझे ये बताना है ना, कि ज़रूर अगर ये लाइट पोलराइज हुआ है ना, अगर ये लाइट पोलराइज हुआ है, दैट मीन्स ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ज़रूर ब्रूस्टर्स एंगल होगा, tan थीटा, है ना। ये ज़रूर क्या होगा, ये ब्रूस्टर्स एंगल होगा ना। लाइट इस तरफ से आया, रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर के आइज़ में गया। अब अगर ये ब्रूस्टर्स एंगल है तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। ब्रूस्टर्स एंगल की वैल्यू क्या है, tan IB इज इक्वल टू N2/N1। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का उसने 4/3 दे रखा है ना। तो 4/3/1। तो अपने को ये एंगल मिल गया है कि इसका tan थीटा 4/3 है ना। वो एंगल हमें कितना मिल गया है कि उसका tan थीटा 4/3 है। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर वो उसका tan थीटा IB है वो एंगल, तो ये भी कितना होगा, क्या ये एंगल भी IB होगा, है ना। अगर ये एंगल IB है तो ये भी IB होगा। क्लियर सभी को? और अगर ये एंगल तुम्हारा IB आ रहा है ना, ये दिस साइड, ये IB क्यों होगा ये वाला एंगल, क्योंकि ध्यान से देखो ये IB क्यों हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 90 है, तो ये 90 माइनस IB होगा, तो ये वाले को IB के इक्वल होना ही पड़ेगा ना। समझ आई बात सभी को? सिमिलरली ये भी 90 है, तो ये अगर IB आएगा तो तुम्हारा ये वाला एंगल भी कितना आने वाला है, ये भी IB आने वाला है। क्यों वो भी IB आएगा, क्योंकि ये IB है तो ये 90 माइनस IB हो जाएगा, ये 90, और इस ट्रायंगल में तीनों का सम 90 होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये एंगल भी IB है और ये एंगल भी IB है, और इस tan IB का फॉर्मूला मुझे मिल गया है। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल में tan IB की वैल्यू डाल रहा हूँ, ध्यान से देखो, है ना। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल tan IB क्या होगा, ये x है बाई 10, है ना। tan IB क्या होगा, x/10, दैट मीन्स x/10 इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली, 40/3। ये x हो गया 40/3, मतलब x की वैल्यू मुझे 13 मीटर मिल गई। तो मुझे तो अभी डायरेक्ट इसको टिक मार देना चाहिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ आया? इवन दो अगर आगे कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसमें देख लो। अब इसमें tan IB क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये कितना, अगर ये x है तो ये 50 माइनस एक्स बचा होगा ना, क्योंकि टोटल विड्थ 50 था, तो ये 50 माइनस एक्स है डिवाइडेड बाई y, है ना। ये पर बेस इसका y है ना, ये हाइट, y हाइट से लाइट आ रहा है, उसने क्वेश्चन में बताया। दैट मीन्स अगर मैं उसमें tan IB लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 50 माइनस एक्स बाई वाई, है ना। 50 माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 4/3, है ना। tan IB इज 4/3, परपेंडिकुलर बाई बेस। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 40/3, मतलब 13 के आसपास, है ना। तो 40/3 में करूँगा या तो 37 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, y इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 37/4। और ये जब तुम करोगे तो 37 × 37 × 3 कितना हो जाएगा, 111, है ना। 37 74 111, 111/4 करोगे तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो 27 के आसपास मिलने वाली है। तो ये तुम्हारा आंसर है। बट इस कैलकुलेशन की अपने को ज़रूरत नहीं थी इस ट्रायंगल से ना, सिर्फ इसी से करके हमें x की वैल्यू 13 के आसपास मिली। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें x 13 है, सीधा टिक मारो। क्लियर सभी को ये चीज़? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अब देखो, है ना। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर। कैपिटल D 1 मीटर है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन बनाऊँ एक, लेट अस से दिस इज आवर स्क्रीन, और यहाँ से स्लिट से इसका डिस्टेंस 1 मीटर है ना, ये पूरा 1 मीटर डिस्टेंस है
यहाँ पे हमारे स्लिट्स होंगे ना, और लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर यूज़ की तुमने। पर्सन स्टैंडिंग नियर द स्लिट्स इज लुकिंग एट द फ्रिंज पैटर्न। जो यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न बन रहा है ना, वो पर्सन यहाँ से देख रहा है, ठीक है, वो यहाँ से देख रहा है जो उधर फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। When the separation between the slits is varied, इस D को तुम वेरी करा रहे हो, है ना, चेंज कर रहे हो, वेरिएबल है ये। The interference pattern disappears for a particular distance D नॉट। तो जब ये D की वैल्यू D नॉट हो जा रही है तो उस वक्त इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर हो जा रहा है। इसका मतलब पैटर्न बन रहा होगा बट उस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अब जो फ्रिंज विड्थ बन रहा होगा ना, वो इसके रिजॉल्विंग पावर के बाहर चला गया होगा। अब वो उसको जो दो फ्रिंज है उनको अलग अलग देख नहीं पा रहा होगा। क्लियर? इसीलिए इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर्स फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस डी नॉट बिटवीन द स्लिट्स। इफ द एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ द आई इज 1/60 डिग्रीज, द वैल्यू ऑफ डी नॉट इज। मुझे बताओ, यहाँ पे जो तुम्हारा एंगुलर विड्थ बनता है ना, एंगुलर विड्थ थीटा किसी भी फ्रिंज का, है ना, एंगुलर विड्थ थीटा जो बनता है अपने को पता है दैट इज लैम्डा बाई डी। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ वो लैम्डा बाई डी है। अगर ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ 1/60 डिग्री हो जाएगा या फिर उससे जैसे ही कम होगा, ये उसको देख नहीं पाएगा। क्लियर? इसका मतलब ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ 1/60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 1/60 पे ये दिखना बंद हो जाएगा। मतलब 1/60 पे जस्ट दिख रहा होगा, जैसे ही उससे कम होगा ये दिखना बंद हो जाएगा। मतलब मैं उसको बॉर्डर लाइन 1/60 पे मानूंगा। तो दैट मीन्स ज़रूर ये वाली चीज़ ही 1/60 डिग्री हो गई होगी, है ना, 1/60 डिग्रीज हो गई होगी, तभी तो, है ना, तभी तो क्या हुआ है, उसे ये चीज़ दिखनी बंद हो गई है। तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ मैन के रिजोल्यूशन ऑफ आई से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो देख सकता है। क्लियर? तो अगर मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 600 × 10⁻⁹, और वो डी जिस पे ये डिसअपियर हुआ है उसकी वैल्यू है डी नॉट। ये कितना आएगा, 1/60 डिग्रीज। तो 1/60, तो इस डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि ये जो तुम्हारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा लैम्डा बाई डी फॉर्मूला है ये रेडियंस में आता है। क्या यहाँ से हम डी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस। तुम इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करो, तुम्हें 2 मिलीमीटर के अप्रॉक्स आंसर मिलेगा ना। मैं इस कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तुम इसे कंप्लीट करोगे तुम्हें अपना आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलीमीटर के अप्रॉक्स मिलेगा। क्लियर? तो इससे हम अपना डी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इस फ्रिंज को तभी देख सकता है अगर उसका एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो उस मैन के आइज के रिजॉल्विंग पावर के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। बट अगर उससे कम हो जाएगा तो वो नहीं देख पाएगा। तो एग्जैक्टली डी नॉट पे दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, जिस डी नॉट से जस्ट कम करोगे तो दिखना बंद हो जाएगा। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ से डी नॉट की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब ये माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर पे क्वेश्चन आ गया है ना। तो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर है ना, देखो माइक्रोस्कोप के केस में क्या है रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला। लेट अस से इस पॉइंट पे इमेज फोकस हो रहा है ना। तो अगर उस पॉइंट पे अगर इमेज फोकस होता है ना तो इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, आ जाओ। लेट अस से ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलूँ, है ना, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलूँ तो जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस ये होता है 1.22 लैम्डा बाई 2 साइन थीटा। क्लियर? जो बाकी जगह यहाँ पे तुम्हारा एपर्चर आ रहा था ना, तो ये 1.22 लैम्डा बाई 2 साइन थीटा हो जाता है ये डिस्टेंस। क्लियर? अगर तुम चाहो तो इसे ये जो तुम्हारा रिजॉल्विंग पावर या कुछ भी कह सकते हो, अगर तुम डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो मैं यहाँ पे एक डी भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं इसे थीटा के टर्म्स में लूँगा तो फिर मैं यहाँ से डी हटा दूंगा। क्लियर? मुझे वो क्या पूछ रहा है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसका मतलब जो रिजॉल्विंग पावर होगा तुम्हारा ये क्या होगा, 1/d, मतलब कितना, 2 साइन थीटा बाई 1.22 लैम्डा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। मतलब जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और जो लेंस है उसके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। क्लियर? तो ये n होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम ध्यान से देखो, है ना। n होने से ये फ़र्क पड़ेगा कि ये चीज़ लैम्डा बाई n हो जाएगी वेवलेंथ,
है ना, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई एन। समझ आया? तो तुम्हारा ये जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये एन ऊपर चल जाता है तो जनरल फॉर्मूला रिजॉल्विंग पावर का क्या आता है, जनरल फॉर्मूला तुम्हारा आता है एन 2n साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला आएगा। मान लो मैं इसको एंगल के टर्म में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के टर्म्स में ही लिखता हूँ, है ना। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लेटर्स से हमारा अल्फा है, तो यहाँ पे डी नहीं लिखनी पड़ेगी अपने को, है ना, डी हमें को नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा 1/अल्फा हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर, है ना, 1/अल्फा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, रिजॉल्विंग पावर 1/अल्फा। तो इसको उल्टा कर दिया तुमने, ठीक है। तुमने जब उल्टा किया तो फॉर्मूला ये 2n साइन थीटा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा बाई एन हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो गया 2n साइन थीटा बाई 1.22 लैम्डा। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ये बीटा के ऊपर अपने को क्वेश्चन दिया है, बीटा एट द फोकस, मतलब ये जो टोटल एंगल है वो बीटा कह रहा है ना। टोटल एंगल वो क्या कह रहा है, वो टोटल एंगल को बीटा कह रहा है। द लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप मेक्स एन एंगल बीटा एट द फोकस ऑफ द माइक्रोस्कोप। इसका मतलब हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, जो वो बीटा एंगल अगर वहाँ माइक्रोस्कोप पे बना रहा है तो ये जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, वो एंगल तुम्हारा बीटा बाई 2 हो जाएगा एक्चुअल में ना। वो क्या कह रहा है देखो, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप मेक्स एन एंगल बीटा एट द फोकस ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो ये जो तुम्हारा एंगल बीटा है ना, ये एंगल तुम्हारा बीटा है, ये फोकस ऑफ द माइक्रोस्कोप पे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बीटा बना रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू तुम बीटा बाई 2 लिख सकते हो थीटा की जगह, बट एक्चुअल में तुम यहाँ बीटा बाई 2 लिखो, 2 बीटा लिखो। क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, है ना। इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन, बोलो क्या एन कम करने से वैल्यू कम हो जाएगा क्या, नहीं। इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बीटा, नहीं। तो ध्यान से देखो तुम यहाँ पे ना, जो फॉर्मूला तुम्हारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2n साइन बीटा बाई 2 बाई 1.22 लैम्डा, है ना। वो थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, बीटा बाई 2 हो गया वो। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं बीटा को कम करूंगा तो बीटा कम करूंगा तो साइन बीटा बाई 2 कम हो जाएगा, तो रिजॉल्विंग पावर भी कम हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब थर्ड, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन साइन 2 बीटा, है ना। तो एन साइन 2 बीटा अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, तुम ध्यान से देखो। अगर मैं एन साइन 2 बीटा इंक्रीज कर रहा हूं, है ना, अगर मैं एन साइन 2 बीटा को इंक्रीज कर रहा हूं तो अपना जो यहां पर डायमीटर बना रहा है बीटा एंगल, हाँ करेक्ट। तो अगर मैं एन साइन 2 बीटा को इंक्रीज करूंगा तो तुम देखो यहाँ पे एन साइन बीटा जो है ये न्यूमरेटर में है। क्लियर? तो अगर मैं एन साइन 2 बीटा को इंक्रीज करूंगा तो एन साइन बीटा बाई 2 भी तो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी देखते हैं एक बार, आ जाओ। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज वैल्यू ऑफ 1/n साइन 2 बीटा, तो ये 1/n साइन नहीं, क्योंकि n साइन 2 बीटा ऊपर है ना, ये चीज़ ऊपर है तुम्हारा किसमें, न्यूमरेटर में। क्लियर? तो अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसका मतलब क्या है, इसको तुम्हें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो तुम्हें एन साइन एन के वैल्यू बढ़ाओगे, साइन बीटा की वैल्यू बढ़ाओगे, बीटा की वैल्यू बढ़ाओगे, साइन 2 बीटा की वैल्यू बढ़ाओगे, किसी की भी वैल्यू इंक्रीज करो, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगा। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी। क्लियर सभी को ये चीज़? तो इस तरीके से अपना वेव ऑप्टिक्स का पार्ट भी आज कंप्लीट हो गया। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आगे के पार्ट्स के और क्वेश्चन के साथ। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।